अतुल ने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। महिलाओं के लिए तमाम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए क्या है? न्याय का जो लास्ट बिंदु पे जो व्यक्ति खड़ा है, जब उसे वो न्याय नहीं मिल पाता तो वो आगे वाले और लोगों को यही बताता है कि भाई आज अगर मैं एक आंकड़े अगर दूं 4,60,00,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। जैसा अभी अतुल सुभाष के साथ हुआ, ऐसे बहुत लाखों केसेस चल रहे हैं जिनको ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि वो केस सुप्रीम कोर्ट मानता है कि डाउरी लॉ का मिसयूज कई बार हुआ और बहुत बार हुआ है। उनके पिता का कहना था कि ये मेरा बेटा गया है, इसलिए शायद जो कार्रवाई का प्रोसेस है वो बहुत स्लो चल रहा है। वहीं अगर एक कोई लड़की, द मोमेंट कंप्लेंट लॉन्च हुई, ही वाज बिहाइंड द जुडिशियल कस्टडी। क्या मर्दों के लिए न्याय प्रणाली का बदलना जरूरी है? इस इंसिडेंट के बाद एटलीस्ट जुडिशियल सिस्टम में कुछ बदलाव आना जरूरी है। सर, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, एक शब्द है अननेचुरल। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2 जुलाई 2014 को एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक निर्णय आया। उस निर्णय में जो लिव इन में है उनके लिए कोई एक एडवाइस? मेल के लिए एडवाइस तो एक ही चीज है जो मुझे लगता है कि जब भी आप किसी रिलेशन नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है। हमारे जो गेस्ट हैं वो तो खास हैं ही, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। पिछले कई घंटों से आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। हर न्यूज़ चैनल पर इसकी चर्चा सुनी होगी। हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दूसरा पोस्ट इसी खबर के बारे में बताता नज़र आ रहा है। और इस खबर का किरदार जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो है अतुल सुभाष। बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में नौकरी, लाखों महीने की सैलरी, बीवी बच्चे, बावजूद उसके जीवन में दुख। और दुख इस कदर कि 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और अपने पीछे छोड़ा लाखों चेहरों को रोते बिलखते, एक कई पन्नों का सुसाइड नोट, 90 मिनट का वीडियो और तमाम सवाल। ये सवाल में सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल, क्या पैसा सब कुछ है? ये कथन गलत है। सवाल न्याय प्रणाली पर, सवाल रिश्तों पर, सवाल सिस्टम पर, और इससे भी बड़ा सवाल कि मर्दों के लिए क्या। और इन्हीं सभी सवालों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट डॉक्टर विष्णु शर्मा, जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर हैं। इसी के साथ कई अन्य पदों पर भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही साथ लॉ वीएस करके एक वेब पोर्टल भी चलाते हैं, जहां पे न्यू यानी कि युवा जो वकालत करने आ रहे हैं उनको वकालत के गुण सिखा सकें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में। नमस्कार ऋषभ, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना कीमती समय निकाल कर आप हमारे स्टूडियो आए, हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। धन्यवाद। मैं चाहूँगा सर, आप एडवोकेट के साथ बहुत सारे और भी पदों पर रहे हैं और एजुकेट भी कर रहे हैं जो युवा हैं, तो ज़रा सा हमारे दर्शकों को सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, लॉ वीएस एक लॉ वर्चुअल सॉल्यूशन करके एक पोर्टल है जो पिछले 2 साल से हम लोग रन कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य है कि नए एडवोकेट जो लीगल प्रोफेशन में आते हैं तो उनके लिए क्या क्या हम लोग उसके अंदर दे सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के मॉड्यूल उसके अंदर हमने दे रखे हैं, तो वो लोग अपने AIB की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में जो इंटर्नशिप के बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप चाहते हैं, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से जो नए अधिवक्ता हैं जो जॉब के लिए चाहते हैं, तो उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम उसके अंदर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नए अधिवक्ताओं तक जो उनको कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों के लिए कुछ अगर हम उनको ऑप्शन दे सकें, कुछ सॉल्यूशन दे सकें, तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी चर्चा की शुरुआत करते हैं जी। अतुल सुभाष जो कि आज के हमारे किरदार हैं, जो कि अब इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं है जी। अतुल ने अपनी सुसाइड किया, अपनी जीवन लीला को समाप्त किया, जिसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि महिलाओं के लिए तमाम कानून बनाए जाते हैं, तमाम आयोग है, महिला आयोग है सरकार की तरफ से, लेकिन पुरुषों के लिए क्या है? देखिए ऋषभ, ऐसा कोई आयोग पुरुषों के लिए अभी तक नहीं बना है।
समय समय पर इस तरीके की डिमांड उठती रहती है कि जिस तरीके से महिला आयोग है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, इसी तरीके से कोई मेंस के लिए कुछ होना चाहिए। बट मैं ये कह सकता हूँ कि आज की डेट में, एज ऑन टुडे, जब आज हम और आप दोनों बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में इस तरीके का कोई आयोग, कोई सेल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरफा न्याय प्रणाली जो चल रही है अभी, जिसे लोग मानते हैं कि ज़्यादातर विमेन सेंट्रिक लॉ हो गया है, ज़्यादातर फेवर विमेन को करने वाला है, ज़्यादातर चीज़ें विमेन के फेवर में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है कि जो फॉल्स एलिगेशंस आ रहे हैं, फॉल्स केसेस आ रहे हैं, उसमें किस तरीके से कहीं विराम लगे, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण अगर आप देखेंगे तो ये जो आपने अभी बताया कि अतुल सुभाष का, तो मुझे लगता है कि आज जगने की ज़रूरत है। यदि आज भी सिस्टम नहीं जगा, तो मुझे लगता है कि और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे इस तरीके के इंसिडेंट आ सकते हैं। मैं इसे ओवरऑल ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। जो चीज़ उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला या डाउरी का केस डाला या मेंटेनेंस का केस डाला, अगर यही केस 6 महीने में डिसाइड हो गया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। क्योंकि केस में शुरुआत तो होती है, लेकिन एंड कितने वर्षों तक जाएगा इसके बारे में ना तो पिटिशनर को पता होता है, ना रेस्पोंडेंट को पता होता है। बिल्कुल। ना पत्नी को पता होता है, ना पति को पता होता है। पत्नी कोर्ट को अप्रोच तो कर देती हैं कि मुकदमा उन्होंने दायर कर दिया, चाहे डाउरी का हो, चाहे गुजारे भत्ते का हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का होता है, लेकिन वो कोर्ट में ये आशा लेके आते हैं कि शायद ये मुकदमा हमारा 6 महीने में खत्म हो जाएगा, 1 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये बरसों तक जाता है, तब जो न्याय का जो लास्ट बिंदु पे जो व्यक्ति खड़ा है, जब उसे वो न्याय नहीं मिल पाता, तो वो आगे वाले और लोगों को यही बताता है कि भाई देखिए, न्याय मिलना वाकई मुश्किल है। और अतुल सुभाष की हम बात कर रहे हैं जी। अतुल ने सुसाइड किया, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया जी। अतुल का केस ऑलरेडी चल रहा था, जौनपुर की फैमिली कोर्ट में चल रहा था, और उसकी वो बहुत लंबी कहानी है जिसमें उन्होंने आरोप भी लगाए हैं जज साहिबा पे और बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। अतुल अगर सुसाइड नहीं करता तो वो और क्या कर सकता था? ये मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो सिचुएशन अतुल के साथ है, इस समय हमारे देश में तमाम लोगों के साथ ये सिचुएशन है, तमाम युवाओं के साथ जो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत आगे तक कई सालों भी गुजार चुके हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उनको सॉल्यूशन नहीं पता क्योंकि महिला आयोग है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि पुरुष आयोग नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो मैं जानना चाहूँगा आपसे। ऋषभ, ऐसे केसेस लाखों लोगों के साथ नहीं, करोड़ों लोगों के केसेस चल रहे हैं कोर्ट में। आज अगर मैं एक आंकड़े दूं कि जहाँ पे करीब भारत के अंदर जो केसेस पेंडिंग हैं, वो 4,60,00,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें 10 साल से ऊपर के केसेस अगर आप देखेंगे तो 22% केसेस 10 साल से ऊपर के हैं। तो आप ये समझ सकते हैं 10 साल से ऊपर के मतलब आप समझे कि मेरा कहने का क्या 10 साल से ऊपर उनको, कि आज अगर आप 2024 में बैठे हैं तो केस 2014 से पहले शुरू किया गया। तो 2014 का मतलब 2010 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 1990 भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस 22% हैं। तो यदि अगर 10 साल 15 साल में अगर न्याय व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तो वो जो दूसरा व्यक्ति कोर्ट में जाने के बारे में सोच रहा है कि मुझे न्याय चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरीके का हम विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि 2047 तक हम लोग डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक जो पिलर है न्याय का, वो न्याय का भी प्रॉपर होना चाहिए। एक समय सीमा के अंदर हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए अगर वो कोर्ट में आता है तो। बिल्कुल। लेकिन सर, क्या कारण हो सकता है कि लंबे इतने, जैसे कि आपने बताया कि कम से कम 22% जो केसेस हैं वो 10 साल से ज़्यादा लंबे समय के चल रहे हैं जी, वो कितने भी समय के हो सकते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि इन केसेस को शॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है या हो नहीं पा रहे? तो उसमें कहाँ व्यवधान आ रहा है? देखिए, जैसा अभी अतुल सुभाष के साथ हुआ, ऐसे बहुत लाखों केसेस चल रहे हैं जिनको ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि वो केस सच्चाई पे आधारित हैं या फॉल्स एलिगेशन पे चल रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि
सच्चाई और फॉल्स एलिगेशन का कोई मापदंड हमारी कानून व्यवस्था के इनिशियल स्टेज पे है नहीं, कि जहां पे जुडिशियल सिस्टम कहीं पे स्क्रूटनी कर सके। आज आप केस फाइल करना चाहते हैं, यू कैन फाइल द केस। आज कोई लेडीज केस फाइल करना चाहती हैं तो कहीं पे स्क्रूटनी का लेवल नहीं है कि ये गलत है कि सही है। सेकंड, कि आपने यदि अगर गलत तरीके से केस फाइल कर दिया, गलत तथ्यों के आधार पे फाइल कर दिया, गलत स्टेटमेंट के आधार पे फाइल कर दिया, गलत कंटेंट पे फाइल कर दिया, तो अगर दूसरी पार्टी उसको अपोज करती है और वो कोर्ट को ये साबित करती है कि इसने गलत तथ्यों पर ये गलत फॉल्स एलिगेशन के साथ केस फाइल किया है, तो भी उस स्थिति में भी जिसने गलत तथ्यों पर केस साबित किया है उसको एक्यूज बनाना, उसको सजा दिलाना एक बहुत मुश्किल टास्क है। बहुत मुश्किल टास्क है। लॉ है, लॉ के लिए लॉ बहुत अच्छे हैं इंडिया में, देयर इज नो डाउट दैट द लॉ इज 100% गुड, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज नॉट गुड। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में डर नहीं है, व्यक्ति को कानून सही तरीके से जाए, उसको यदि अगर न्याय चाहिए तो अपने सही तथ्यों के साथ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यही जो आप 10 साल से ऊपर चल रहे हैं, यही चीजें 1 साल में डिसाइड हो सकती हैं, बिल्कुल यही चीजें 2 साल में डिसाइड हो सकती हैं। आप ऑन एफिडेविट ऑन ओथ कोर्ट में जब जाते हैं तो अपना केस के साथ एक एफिडेविट लगाते हैं, ऑन ओथ लगाते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, सत्य से परे नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप यदि अगर झूठ बोलते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन की एक बहुत लंबी सी एक पूरा लंबी प्रोसेस है, और शायद उस प्रोसेस में 1947 से लेके और 2024 तक अगर मैं कहूँ तो 100 केसेस भी ऐसे नहीं होंगे, 100 जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 2024 में 4,60,00,000 केसेस पेंडिंग है। ऐसे 100 केसेस भी आप नहीं गिन पाएंगे जहाँ पे कंप्लेनेंट को सजा हुई हो कि उसने गलत तरीके के तथ्यों के साथ केस फाइल किया। तो आप समझ सकते हैं बेहतर। बिल्कुल, और इस तरीके से यही कारण शायद मुझे लगता है आप ज़्यादा जानते हैं कि महिलाएं इस कानून का मिसयूज़ भी कर रही हैं। ये मैं और आप नहीं कह रहे, बिल्कुल, ये मैं और आप कहने वाले कोई नहीं है। जहां जिन कोर्टों के हायर अथॉरिटीज़ में जहां केसेस जा रहे हैं, उन केसेस की स्टेटमेंट है, वो केसेस के ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि डाउरी लॉ का मिसयूज कई बार हुआ और बहुत बार हुआ है। हाई कोर्ट्स अलग अलग टाइम पे निर्णय देते हैं कि डाउरी के जो केसेस आ रहे हैं उनमें बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस पे हैं, बहुत सारे झूठे मुकदमे हैं, तो उसमें ये बात कोई छुपी नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। और जैसे कि मैं अभी स्टेटमेंट देख रहा था, अतुल सुभाष जो हैं उनके पिता का कहना था मीडिया से बात करते हुए, वो कह रहे थे कि ये मेरा बेटा गया है इसलिए शायद ये जो प्रोसेस है, कार्रवाई का प्रोसेस है, वो बहुत स्लो चल रहा है। वहीं अगर एक कोई लड़की सुसाइड करती या कुछ इस तरीके का करती तो कार्रवाई में बड़ा फर्क नजर आता। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। जैसे एक अभी रिसेंट एग्जाम्पल हुआ, एक एयर होस्टेस ने सुसाइड की थी और उस एयर होस्टेस के बॉयफ्रेंड को द मोमेंट कंप्लेंट लॉन्च हुई, ही वाज बिहाइंड द जुडिशियल कस्टडी। क्योंकि आज हम ये चाहते हैं कि हमारी विमेन सिक्योर रहें। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़रूरी है। एक समाज में यदि अगर हम अपनी बहनों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो समाज की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। बिल्कुल। तो इसीलिए सुरक्षा पहले है। मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ, बीइंग ए लीगल प्रैक्टिशनर, बीइंग एन एडवोकेट, मैं कहता हूँ कि एक हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं किसी मेल के अगेंस्ट भी, बिल्कुल, वो हस्बैंड हो सकता है, वो भाई हो सकता है, वो पिता हो सकता है, वो बेटा हो सकता है, आज जिस परिवार का एक व्यक्ति जेल जाता है ना, वो पूरा परिवार टूट जाता है, वो परिवार सारा खत्म हो जाता है। और एक परिवार का बच्चा चला गया, बिल्कुल, और किस कि वाइफ ने उसके खिलाफ, उसने कोई मर्डर नहीं किया था, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था, जजमेंट ऑर्डर आना था 10 साल 15 साल के बाद, लेकिन उसकी जिंदगी, उसे सजाए मौत
उसके जजमेंट से पहले मिल गई। और ये सजाए मौत किसी ने नहीं दी। आप लोग सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं कि कवर्ड एटीट्यूड था, कवर्ड वो था। इट इज नॉट ए कवर्ड एक्ट। एक सिस्टम से कितने टाइम लड़ सकता है एक व्यक्ति। बिल्कुल। आप देखिए उसके माता पिता भी कोर्ट में जा रहे हैं। वो क्या समझेगा कि मैंने शादी की है, मैंने अपने माता पिता को जबरदस्ती कोर्ट में ले जा रहा हूं ऑन ईच एंड एवरी डेट। बिल्कुल। ना अपने बच्चे से मिल पा रहा है। आप देखिए ना किस तरीके के एलिगेशन, हम सच्चे और झूठे की बात नहीं करता, लेकिन जो उसके परिवार ने सहा, अपना बच्चा खो दिया, तो मैं समझता हूं कि ये सिंपैथी मेरी उस परिवार के साथ है। और वो लोग कहते हैं कि उसके पास बहुत सारे एक्ट थे, कुछ और भी कर सकता था। वो 3 केसेस तो ऑलरेडी सह रहा था। अब अगर वो 3 केसेस और डालता, 3 केसेस के लिए उसे बैंगलोर से जौनपुर आना पड़ रहा था। बिल्कुल। 3 केसेस या 2 केसेस वो अगर बैंगलोर में डाल देता, तो वो तो पूरे 30 दिन के 30 दिन कोर्ट में ही रहता। बिल्कुल। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। और वो तो जब 3 केसेस में लिटिगेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, एडवोकेट के एक्सपेंसेस होते हैं, साथ में कोर्ट का एक सिस्टम है, बिल्कुल, तो आदमी काम कब करेगा? तो कहीं ना कहीं आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि हम इस सिस्टम में अमूल चूल परिवर्तन करें। और अगर आज नहीं किया तो मुझे लगता है कि कुछ देर हो जाएगी। बिल्कुल। उनके फादर जैसे कि मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक एक्ट का जिक्र किया 498A, वो उन पे लगाया गया है जी। अब सुभाष तो अब इस दुनिया में नहीं है जी। आगे किस तरीके से लीगली ये प्रोसेस चलने वाला है? देखिए, मुझे नहीं पता कि अतुल सुभाष की फैमिली ने क्या कंप्लेंट की है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो एफआईआर के अंदर कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी तरीके से एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस सेक्शन को, और उसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के सेक्शंस ऐड हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल, या किस तरीके का, अगर वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में एफआईआर दर्ज होगी तो वो नॉन बेलेबल है, तो इन लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी। ओके। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब है कि आप किसी को इस हद तक परेशान कर दें और टॉर्चर कर दें कि वो व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करे, सुसाइड करे, तो आप उसको उस स्टेज तक ले जा रहे हैं। तो जैसे कि आज बहुत सारे, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जी। और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो उसमें प्रोसेस करना चाहते हैं बजाय जैसे कि अतुल ने किया उसके। तो उनके लिए क्या गाइडेंस है, वो किस तरह से आगे न्याय प्रणाली में बढ़ सकते हैं? मैन के लिए तो ऋषभ यहाँ कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल। और मेंस के लिए अगर आप देखेंगे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपनी शिकायत को कर सके, क्योंकि कौन सा ऐसा लॉ है जो मेन के लिए बना हुआ है कि वो वाइफ के अगेंस्ट कर सके? बिल्कुल। ना तो कोई डाउरी की शिकायत कर सकता, नहीं, ना कोई डोमेस्टिक इस तरीके का वायलेंस की कर बिल्कुल सकता, ना कोई दहेज की कर सकता, ना कोई किसी तरीके का ऐसा कोई भी अभी ऐसा कानून में कहीं कुछ नहीं है कि कहीं पे कोई वो किसी फोरम को अप्रोच कर सके या किसी अथॉरिटी को अप्रोच कर सके। वो सिर्फ इतना कर सकता है कि जो केसेस उसके अगेंस्ट हैं उनको प्रॉपरली कंटेस्ट करे और अपने आप को एक्विटल की स्टेज तक ले जाए, अपने आप को बरी कर सके। उस बरी करने में उसको 2 साल लगें, 5 साल लगें, 10 साल लगें, ये तो हमारी कानून की व्यवस्था जो है 10 साल तक चले, 15 साल तक चले, तो इसमें तो जैसे कि कानून की व्यवस्था की बात की आपने, और 2047 की हम बात कर रहे हैं, और 2047 में पीएम मोदी हमारे कह चुके हैं कि हम भारत को विश्व गुरु के रूप में देखेंगे। क्या मर्दों के लिए न्याय प्रणाली का बदलना ज़रूरी है 2047 को देखते हुए? बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इस डे के बाद, इस इंसिडेंट के बाद एटलीस्ट जुडिशियल सिस्टम में कुछ बदलाव आना ज़रूरी है, लॉ में कुछ बदलाव आना ज़रूरी है, और केंद्र सरकार ज़रूर इसमें कुछ सोचे। जुडिशियल सिस्टम में बदलाव की अगर हम बात करें तो जुडिशियल सिस्टम में बदलाव की बात से सिर्फ एक तात्पर्य है कि जहाँ पे विमेन की इतनी सुनी जाती है
और उनकी कंप्लेन पे प्रॉम्प्ट एक्शंस होते हैं। यदि अगर उसी तरीके से मेल अगर कोई कंप्लेन करते हैं, उनकी कंप्लेन क्या होगी? उनकी कंप्लेन ये होगी कि जो भी इन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, कंप्लेन फाइल की है, कुछ और किया है, उनको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया जाए। अगर कुछ इस तरीके का कुछ मॉड्यूल अगर निकल के आता है तो इट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर इंडिया, जितनी भी मेल्स हैं। सेकंड, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इस तरीके के एक्ट में अमेंडमेंट करे कि जहाँ पे मैन के लिए भी कुछ उस तरीके का आयोग हो, कोई सेल हो, कोई ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे कि मेल के पास क्या है, सिर्फ डाइवोर्स फाइल कर सकता है। डाइवोर्स फाइल करने के अलावा तो कुछ और नहीं है। ही डज नॉट हैव एनीथिंग इन क्रिमिनल लॉ जो अपनी वाइफ के अगेंस्ट फाइल कर सके। तो कुछ उस तरीके का बनना चाहिए। तो जैसे कि सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अतुल के केस में कंपनसेशन मांगा गया था, ठीक है, तो कोर्ट में डिवोर्स का केस हो या डाउरी का केस हो, वो डालने से लेके और लास्ट में मुआवजे तक का जो प्रोसेस होता है, उसमें मेल और फीमेल को लेके क्या विसंगतियां हैं, मतलब क्या अलग अलग डिफरेंसेस रहते हैं? कोर्ट में मुआवजे से संबंधित कोई भी डिवोर्स के अंदर किसी तरीके की कोई प्रेयर नहीं होती। ये जो मुआवजा वर्ड है या ये मुआवजा है, कोर्ट में डाइवोर्स में कहीं कोई चीज़ तय नहीं होती। कोर्ट जो डाइवोर्स डिसाइड करती है वो मेरिट पे ही डिसाइड करती है कि डाइवोर्स देना है कि नहीं देना है। डाइवोर्स बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनता है तो डाइवोर्स ग्रांटेड, नहीं बनता है तो डाइवोर्स की पिटीशन को डिसमिस कर देंगे। अब जो मुआवजा वाला जो आता है, वो मुआवजा आप उसको ये मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं कि जो वाइफ को परमानेंट एलिमिनी होती है, तो एलिमिनी का मतलब है वो म्यूचुअल आपस में डिसाइड करते हैं। कोर्ट का उसके अंदर कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं होता कि आप इसको 10 लाख दीजिए या इनको 1 करोड़ दीजिए या 5 करोड़ दीजिए। कोर्ट का काम मेरिट पे होता है। हाँ, जब आप लोग बच्चे के खर्चे पाने की बात करते हैं या वाइफ के खर्चे पाने की, जैसे हम लोग मेंटेनेंस का केस कहते हैं, तो वहाँ पे जब मेंटेनेंस का केस आता है, वहाँ पे कोर्ट 2 तरीके से डिसाइड करती है। एक इंटरिम मेंटेनेंस होता है, एक परमानेंट मेंटेनेंस होता है। उसका तात्पर्य यह है कि भाई अब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन द वाइफ एज पर द स्टेटस ऑफ हिज ओन। बिल्कुल ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि जिस तरीके से पति रह रहा है उसी तरीके से वाइफ को भी मेंटेन करना है। तो मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए महीना अगर हस्बैंड कमा रहा है और वाइफ के साथ बच्चा है उसका, तो उसको 40,000, 30,000, 35,000 जो भी कोर्ट को लगता है, जहाँ पे लगता है, वो उसका इंटरिम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस के रूप में उनको दिया जा सकता है। लेकिन मुआवजा जो है वो कोर्ट उसमें इंटरफियर और मुआवजे को लेके कोर्ट डाइवोर्स में नहीं जाती। ओके। तो ये दोनों केसेस अलग अलग हैं। 2 केसेस अलग अलग हैं। डाइवोर्स का मतलब मेरिट पे डिसाइड होगा, इंटरिम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस का मतलब है कोर्ट उनको खर्चे पाने से संबंधित है। जी ठीक है। तो सर जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पुरुषों के लिए ऐसा कुछ है नहीं, जो भी लीगली प्रोसेस है उसमें प्रोसेस किया जाए, आगे बढ़ा जाए। नहीं, पुरुषों के लिए खर्चे पानी तो मांग सकता है वो ये तो है बिल्कुल। जो 125 CRPC का लॉ विमेन के लिए है, वही लॉ पुरुष के लिए भी है। दोनों के लिए यहाँ है। मतलब मैंने बोला कि कहीं क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन अगर वाइफ 5 लाख रुपया महीना कमा रही है और हस्बैंड 1 रुपया भी नहीं कमा रहा, तो यहाँ उल्टी सिचुएशन आ जाएगी। उसी लॉ के अंदर हस्बैंड वाइफ से खर्चे पानी का वो जो मुकदमा 125 में फाइल वाइफ कर सकती है, वो हस्बैंड भी कर सकता है। ओके। तो सर बहुत सारे लोग अभी मैरिड लाइफ में हैं, कुछ युवा हैं जो मैरिड के लिए, और ये जब से अतुल सुभाष का ये एग्जाम्पल आया है, तो युवाओं के मन में जो शादी करने जा रहे थे या आप कह लीजिए कि लिव इन में रहते हैं या कपल्स हैं, आगे शादी का प्लान है, या जिनकी शादी में ये दिक्कतें होने की संभावना उनको लग रही, उनको ना क्या प्रोटेक्शंस लेने चाहिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए? देखिए, मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ कि इन संभावनाओं को तो नहीं टाला जा सकता, क्योंकि जो इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, ये कोई चौराहे पे, गली में, बाजार में, होटल के बाहर या लॉन में नहीं होते। बिल्कुल।
मान लीजिए एक्चुअल वे में कहीं डाउरी की डिमांड होगी, तो वो माइक लेके चीख चीख के नहीं चिल्लाएगा, वो टेक्स्ट के थ्रू नहीं बताएगा कि मुझे डाउरी चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, गाड़ी चाहिए, गोल्ड चाहिए। ये घर के अंदर होगा, और घर के अंदर होगा तो बेडरूम के अंदर तो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता, बिल्कुल, किसी तरीके का कोई ऐसा कम्युनिकेशन भी नहीं होता कि जहाँ पे उसके पास कोई प्रूफ हो। तो ये कोई भी चीज़ होती है तो वो एक घर के अंदर है जहाँ पे ये प्रूव करना मेल के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि इस तरीके की कोई डिमांड मेरी तरफ से या मेरे परिवार वालों की तरफ से नहीं की गई। अब मैं उल्टा आता हूँ, विमेन ने, वाइफ ने ये एलिगेशन लगा दिया कि ये इन्होंने डाउरी डिमांड की, इस तरीके से मेरे साथ मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी करी। तो अब उसने जो एलिगेशन लगाए वो एलिगेशन के लिए उसको बहुत ज़्यादा कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रूव कैसे करेगी? आप मुझे बताइए ना कि हमारे घर में अगर बहन है या हमारे घर में हमारी एक बेटी है, तो अगर उस घर में रह रही है तो वो कौन सा ऐसा उनके पास प्रूव का ऑप्शन होगा जिससे वो ये प्रूव कर सके कि फला आदमी ने मुझे मारा? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने मुझसे इतना पैसा मांगा, कोई इस तरीके कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बनेगा, ये कोई कागज नहीं बनेगा। तो ये हस्बैंड को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इनोसेंट हूं, मैंने किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं की। तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शंस लेनी चाहिए, कुछ तो हमारे दर्शकों के लिए? ये देखिए, ये तो एक था लीगल पहलू जो मैंने आपको बताया। अब प्रोटेक्शन क्या लिए जा सकते हैं, जो मुझे लगता है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देता हूँ, मैं तो आपको वही बता सकता हूँ जो प्रैक्टिकलिटी में मैं अपने क्लाइंट्स को द मोमेंट आता है मैं उसे ये एडवाइस देता हूँ कि आपका अगर झगड़ा होना स्टार्ट हुआ है तो आप अपने घर को सीसीटीवी प्रोटेक्टेड करिए पहले तो। बिल्कुल, हर जगह जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हैं वो करिए, सो दैट उन एलिगेशन से बच जाएंगे जो एलिगेशन आपके बिना सीसीटीवी के किसी भी दिन हो जाएगा, मुझे 3 मार्च को मारा पीटा, मुझे गला दबाने की कोशिश की, कुछ और नहीं किया, बाहर किया, बरामदे में किया, आंगन में किया, पहला। दूसरा कि जब भी आप वाइफ के साथ कहीं जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे अगर आप फोटोग्राफी प्रॉपर रखेंगे, वीडियो प्रॉपर रखेंगे, उनको प्रिजर्व रखेंगे। समटाइम्स क्या होता है हम लोग प्रिजर्व नहीं रखते, वो उसमें अगर अपना प्रॉपर प्रिजर्व रखेंगे तो उसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि कल को आपके पास अगर 2 साल का 4 साल का पूरा एविडेंस है कि हम 6 बार बाहर गए, कहीं खाना खाने जा रहे हैं, कहीं पे बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, किसी मैरिज फंक्शन में जा रहे हैं और वहाँ पे वाइफ बहुत अच्छे मूड में है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल के बात कर रहे हैं, सास के साथ ठीक है, देवर के साथ ठीक है, जेठ के साथ ठीक है, हस्बैंड के साथ ठीक है, तो उसके पहले 2 दिन के पहले 4 दिन के पहले अगर कोई इंसिडेंट यदि अगर 1 साल 2 साल के बाद वो लगाना चाहेंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपने जो उनके स्टेटमेंट है उनसे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपके पास कुछ एविडेंस होंगे। कहीं बाहर जाएं तो होटल बुकिंग प्रॉपर रखें, होटल बुकिंग के साथ साथ आप जो भी एक्सपेंडिचर करें उस एक्सपेंडिचर को आप अपने क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, तो एटलीस्ट कम से कम ये आपके पास प्रूफ होगा कि भाई मैं 50,000 रुपये होटल में खर्च कर रहा हूँ तो मुझे 2 लाख रुपये मांगने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल, इट इज़ एब्सोल्युटली इलॉजिकल व्हेन आई एम स्पेंडिंग 2 लाख रुपीज़ ऑफ माई अब्रॉड ट्रिप, तो मुझे 1 लाख रुपए का एलिगेशन आएगा, 2 लाख रुपए का एलिगेशन आएगा। तो एटलीस्ट कम से कम एक प्रिकॉशनरी मेजर में आप ये ले सकते हैं। बिल्कुल। सर मैं आपसे अब जानना चाहूँगा, एक शब्द है अननेचुरल सेक्स, ये बड़ा ट्रेंड किया अभी हाल ही के दिनों में, कई सारे केसेस में हमें सुनने को मिला है। एक्चुअल में क्या है और इस पे किस तरह से प्रोसेस करता है कोर्ट, किस तरह से जजमेंट होता है कि ये बात सही है या गलत है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। ऋषभ, बड़ा टिपिकल सा सवाल है ये और लोग इस सवाल से बचना चाहते हैं, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि 406 498A IPC में जब डाउरी के एलिगेशंस लगते थे तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2 जुलाई 2014 को एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक निर्णय आया। उस निर्णय में ये आया कि 7 साल से नीचे के सज़ा के जितने भी ऑफेंस हैं उनके अंदर
इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगी, पहले 41A का नोटिस देना पड़ेगा, 41A CRPC का नोटिस देना पड़ेगा, एक बार, दो बार, 3 बार। जब आपको लगता है कि अरेस्ट करने की कंडीशन आपको दिख रही है जहाँ पे अरेस्ट करना ही लास्ट ऑप्शन है, तभी आप अरेस्ट करेंगे। तो 2014 से पहले आप देखेंगे तो अननेचुरल जो सेक्स के एलिगेशन होते थे वो कम होते थे, और 2014 के बाद से जब से ये जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो अब आप देखेंगे कि डाउरी की जो 4 से 5 FIR होती हैं उनमें से एक FIR में इस तरीके के एलिगेशन भी होते हैं। अब वो एलिगेशन कितने सही हैं कितने गलत हैं, ना उसमें आप कुछ कमेंट कर सकते हैं ना उसमें मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि फिर वही चीज़ आती है कि जो बंद कमरे में बेडरूम के अंदर की कोई चीज़ है और पति और पत्नी के बीच की चीज़ है, कितनी सच्चाई उसके अंदर है कितनी सच्चाई नहीं है, न आप और मैं डिसाइड कर सकते हैं, और जज साहब को भी डिसाइड करने में बहुत मुश्किल वाला वो होता है, बड़ी पेचीदगी वाला वो है। लेकिन एक स्टैटिक्स जरूर हम लोग आपस में एक दूसरे को डिस्कस कर सकते हैं और आपके दर्शकों को भी बता सकते हैं कि 2014 के अगर मामले देखेंगे आप, पिछले 2014 से 10 साल पहले की आप दहेज वाली FIR देखेंगे तो उनमें सेक्शन जो होते थे वो सेक्शन अननेचुरल सेक्स के कम होते थे 2014 से लेके 2024 तक। अब थोड़े से ज़्यादा हैं, हो सकता है 3 में से 1 हो सकता है 4 में से 1 हो, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और जैसे कि हमने बात किया नेचुरल सेक्स पे हम बात कर रहे हैं, इसको मेडिकल की हेल्प से सुलझाया नहीं जा सकता? जैसे कि सच आपने बताया कि बेडरूम के अंदर क्या हो रहा है कि कोई इस पे कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो तो दोनों लोग वही बता सकते हैं जी। तो क्या मेडिकल टर्म में कुछ ऐसा प्रोसेस या ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो कोर्ट फॉलो करे और उससे पता लग सके कि एक्चुअल में कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है इस बात का? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि जब भी कभी कोई रेप के एलिगेशन आते हैं या अननेचुरल सेक्स के एलिगेशन आते हैं तो मेडिकल इज़ दी ओनली रेमेडी। मेडिकल भी अगर आप देखेंगे तो विमेन के ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता कि आपको मेडिकल कराना ही कराना है, ये उनकी अपनी मर्जी पे भी डिपेंड करता है कि वो मेडिकल कराना चाहें या ना कराना चाहें। सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं जिनमें अगर वीमेन मना कर देती है कि मुझे मेडिकल नहीं कराना, तो उसके अंदर कोई भी अथॉरिटी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आपको मेडिकल कराना ही पड़ेगा। और इस तरीके के केसेस कुछ पुराने इंसिडेंट होते हैं 1-2 महीने 4 महीने पुराने, वहाँ पे फिर उसकी मेडिकल एविडेंटरी वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इंसिडेंट पुराना है तो मेडिकल के अंदर कुछ आएगा नहीं। So that is the difficulty with the prosecution. और अगर फीमेल मना कर देती है कि उसको मेडिकल कराने के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर कैसे? नहीं, कोई ऐसा लॉ नहीं है जहाँ पे विमेन को प्रेशराइज किया जाए कि अगर आप मेडिकल नहीं भी कराना चाहती तो आपका ज़बरदस्ती मेडिकल होगा। नो, इट इज़ द एब्सोल्युटली फ्रीडम ऑफ द विक्टिम और विमेन टू गो फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन और नॉट, इट इज़ हर विजडम। तो उस टाइम पे जजमेंट फिर किस तरफ जाएगा? जो स्टेटमेंट, वो डिपेंड करता है कि जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट कैसी है। देखिए, कोई भी जब इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो FIR के बाद में एक 164 CRPC का स्टेटमेंट होता है बिफोर लर्नेड MM साहब के, जज साहब के सामने स्टेटमेंट दिया जाता है। वो विक्टिम का होता है, वो FIR के 24 घंटे के अंदर होता है या थोड़ा सा टाइम, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केसेस। तो 1-2 दिन के अंदर वो, लेकिन होता अर्लीस्ट है। ठीक है, तो वो वहाँ MM साहब के सामने रिकॉर्ड होता है। फिर MM साहब के सामने रिकॉर्ड होने के बाद जब भी चार्जशीट या चालान फाइल होता है तो विटनेस बॉक्स में एज ए विटनेस उस विक्टिम को आना होता है। अगर कहीं पे भी उसकी जो उसका अपना बयान है, जो उसका स्टेटमेंट है, कहीं भी अगर वो अपने बयान से दाएं और बाएं नहीं होते कहीं पे भी, तो उसके लिए और ज़्यादा कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसका बयान ही काफ़ी है। तो सर, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, तो सुभाष पर भी हमने बात की, तमाम चीज़ों पर बात की। मैं आखिर में आपसे चाहूँगा कि युग चरण के दर्शकों के लिए जो प्रेम संबंधों में, लिव इन में है या जो इस सिचुएशन में, उनके लिए कोई एक एडवाइस। मेल के लिए एडवाइस तो एक ही चीज़ है जो मुझे लगता है कि जब भी आप किसी रिलेशन में हों तो पहली बात लॉयल रहें, और लॉयल रहेंगे मल्टीपल रिलेशंस ना बनाएं।
मल्टीपल रिलेशन बनाएंगे तो संभावना हो सकती है कि कहीं कोई नेगेटिविटी आए और कोई कंप्लेन दर्ज हो। लेकिन अगर जहाँ पे आपको लगता है कि फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स कंप्लेन आ रही है तो आप सही समय पर पुलिस को ज़रूर बताएं। आपको लगता है कि कहीं कुछ इस तरीके का कुछ इंसिडेंट, किसी ने थ्रेट किया है या कोई आपको टेलीफोन के थ्रू या कुछ और कर रहा है, तो एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप एविडेंस कलेक्ट करके पहले अगर आप पुलिस में चले जाएंगे कि मुझे इस तरीके का फॉल्स और झूठी एफआईआर लॉन्च करने का थ्रेट दिया जा रहा है और मुझे कहा जा रहा है कि भाई आप शादी नहीं करोगे, आप एक्सटॉर्शन के लिए अमाउंट मांगा जा रहा है या कुछ इस तरीके से मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो यदि आप अगर अप्रोच करेंगे और एविडेंस के साथ अप्रोच करेंगे पुलिस को, और अगर पुलिस नहीं सुनती है तो आप कोर्ट में जाइए, आपके पास रास्ता कोर्ट का है, आप कोर्ट में जाइए तो डेफिनेटली आपको बहुत हद तक बचाव होगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियाँ और अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम चीज़ें बताने के लिए। तो दर्शकों, हमारे साथ थे एडवोकेट डॉक्टर विष्णु शर्मा, जो कि दिल्ली बार काउंसिल में मेंबर हैं और तमाम जो है पदों पर रह चुके हैं, और हमारे साथ लीगली आपको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं उससे निकलने का क्या तरीका है, और अगर आपको लगता है कि आने वाले जीवन में आपके ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो उसके लिए प्रोटेक्शन क्या लेना है, ये हमारे साथ साझा किया। फिलहाल अतुल सुभाष हमारे बीच में नहीं रहे। जो भी न्याय प्रणाली इस केस में फैसला करेगी वो आने वाले समय में हम सभी के साथ में हम सभी के सामने होगा। फिलहाल ये सवाल अतुल के साथ छूट गया है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, पुरुषों के लिए क्या। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।